कहते हैं कि इतिहास को कितना भी घुमा फिरा कर लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए, अगर उस इतिहास में असल में कोई सच्चाई है तो वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। 2300 साल पहले ऐसे ही एक महान राजा ने भारत भूमि पर जन्म लिया, जिसके इतिहास को काफी तोड़ा मरोड़ा गया, लेकिन वह पत्थरों के सीने पर अपना इतिहास लिखवा कर गया था, जिसे पूरी तरह कोई नहीं मिटा सका। वे आज भी उसी तरह असली इतिहास की साक्षात गवाही दे रहे हैं। जी हाँ, और उन पत्थरों पर जिस राजा ने अपना इतिहास लिखवाया था, उस महान राजा का नाम है सम्राट अशोक, जिसके नाम के पहले द ग्रेट लगाया जाता है। आखिर क्या है उनका असली इतिहास? क्या वे वाकई में क्रूर और निर्दयी थे? क्या उन्होंने कलिंग युद्ध में हुई हिंसा और नरसंहार के बाद ही बौद्ध धर्म को अपनाया था, या फिर वे पहले से ही बुद्ध के अनुयायी थे? क्यों अक्सर कहा जाता है कि अगर उन्होंने बुद्धिज्म नहीं अपनाया होता तो भारत कभी गुलाम नहीं होता? आखिर इन सभी प्रश्नों का क्या है सही जवाब, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सम्राट अशोक का जन्म आज से करीब 2300 साल पहले 304 ईसा पूर्व में तब के पाटलिपुत्र और अब के बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम धर्मा था। टेक्स्ट के अनुसार उनकी 5 पत्नियां थीं, जिनमें से पहली पत्नी का नाम देवी था, जिनकी 2 संतानें थीं, बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा। वहीं उनके दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जो मौर्य साम्राज्य के फाउंडर थे और उन्हें इतिहास में एक महान राजा के रूप में जाना जाता है। कई लोग सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक दोनों को ही एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सम्राटों की परिस्थितियां अलग अलग थीं और दोनों ही अपने अपने एरा के एक महान राजा थे। खैर, कहानी में वापस आए तो सम्राट अशोक की अर्ली लाइफ के बारे में इतिहास से अधिक जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए उनके शुरुआती जीवन में काफी मिलावट कर दी गई। इतना ही नहीं, मौर्य साम्राज्य का अंत होने के बाद उनके आगे की इतिहास को भी मिटाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन धरती का सीना चीरकर असली इतिहास सामने आया और शायद आगे भी आएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि सम्राट अशोक बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट और बहादुर थे। वहीं पर उनकी मां धर्मा का योगदान भी उनके जीवन में काफी अधिक रहा होगा। हालांकि उनके नाम को किसी भी शिलालेख पर मेंशन नहीं किया गया है। यह तो सच है कि वे अपने पिता बिंदुसार के बड़े बेटे नहीं थे और यही कारण है कि उन्हें राजगद्दी का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। उनके सौतेले और बड़े भाई का नाम सुसीम था। वहीं पर उनका एक अपना सगा भाई भी था, जिसका जिक्र इतिहास में मिलता है। दोस्तों, जब इतिहास की बात आती है तो कई सारे इतिहासकार अपना अपना ओपिनियन सामने रखते हैं, जिनमें ज्यादातर ओपिनियन एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। सम्राट अशोक के इतिहास को लेकर भी कई इतिहासकारों ने अपना अपना ओपिनियन रखा और कई टेक्स्ट भी उनके जीवन की अलग अलग व्याख्या करते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो सबसे अधिक फेमस है और कई भाषा में मौजूद भी है। इसके अलावा नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशन और श्रीलंकन ट्रेडिशन भी उनके जीवन पर रोशनी डालते हैं। नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशन के टेक्स्ट अशोकावदान के अनुसार उनके पिता उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे शक्ल से गोरे नहीं थे। हालांकि अपने अन्य भाइयों के मुकाबले सम्राट अशोक काफी बुद्धिमान और एक ताकतवर योद्धा थे, इसलिए उनके पिता ने उन्हें तक्षशिला में उठ रहे विद्रोह को शांत करने के लिए भेज दिया। वहाँ पर जाकर उन्होंने सबसे पहले विद्रोह के कारण को समझा और फिर विद्रोह को शांत किया। समय आगे बढ़ता गया और लंबी बीमारी के चलते राजा बिंदुसार की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक ने राजगद्दी संभाली, क्योंकि उनका सौतेला भाई सुसीम तक्षशिला में फिर से उठे विद्रोह को शांत करने के लिए गया था और जब वह वापस आया तब तक सम्राट अशोक राजगद्दी पर बैठ चुके थे। उसके विद्रोह करने के बाद अशोक ने उसे जान से मार दिया। वहीं महावंशा के अनुसार राजा बिंदुसार की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक अपनी पत्नी देवी को लेकर पाटलिपुत्र पहुंचे और अपने सौतेले भाई सुसीम को मारकर खुद राजा बन गए। हालांकि इसी टेक्स्ट के अनुसार वे अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बने थे, लेकिन यह नंबर काफी बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। खैर, राजा बनने के बाद उनका एक ही मकसद था और वो था मौर्य साम्राज्य का विस्तार। उन्होंने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। कहा जाता है कि आज के साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरा भारत मौर्य साम्राज्य के अंडर था। उन्होंने अपने साम्राज्य का बॉर्डर ईस्ट ईरान से लेकर हिमालय और अफगानिस्तान से लेकर साउथ इंडिया तक फैला दिया था, जिसमें साउथ इंडिया के कुछ हिस्से शामिल नहीं थे और अभी तक कलिंग भी मौर्य साम्राज्य
साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना था। दोस्तों, उन्होंने महज 8 साल के शासन काल में ही इतना अधिक विस्तार कर लिया था जितना दुनिया के किसी अन्य राजा ने नहीं किया। कई इतिहासकार उन्हें एक क्रूर और निर्दयी राजा के रूप में डिस्प्ले करते हैं और यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद ही उन्होंने बुद्ध को फॉलो करना शुरू किया और हिंसा को छोड़ अहिंसा अपना लिया। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। इतिहास में जब भी कोई घटना होती है और फ्यूचर में उसके प्रमाण नहीं मिलते हैं, तब इतिहासकार अपने हिसाब से उस घटना को इंटरप्रेट करते हैं। बट थैंक्स टू सम्राट अशोक कि वे पत्थरों पर अपना इतिहास लिखवा कर गए, जो समय के साथ जमीन में दफन हो गए और कुछ को नष्ट कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य पर झूठ की कितनी भी लेयर्स क्यों न चढ़ा दी जाएं, सत्य कभी नहीं छिपता। जब उनके शिलालेखों को धरती का सीना चीर कर निकाला गया, तब सच्चाई सबके सामने आई। अभी तक उनके द्वारा खुदवाए गए 14 शिलालेखों को ढूंढा जा चुका है, जिनमें यह मेंशन है कि उनका साम्राज्य पीसफुली रन कर रहा था। हालांकि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस झूठ से पर्दा उठाते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद ही उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था। दोस्तों, सम्राट अशोक पूरे भारत के राज्यों को जोड़कर अखंड भारत बनाना चाहते थे और अपने 8 साल के शासन काल में उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन आज का ओडिशा और तब का कलिंग राज्य उनके अखंड भारत के इस मिशन में शामिल नहीं हो रहा था। इसके अलावा उसे इसलिए भी साम्राज्य में मिलाना जरूरी था क्योंकि वह समुद्र के किनारे बसा था और ट्रेड के नजरिए से काफी इम्पोर्टेंट राज्य था। इसलिए उन्होंने कलिंग राज्य को मौर्य साम्राज्य में जोड़ने के लिए उससे युद्ध करने का फैसला किया। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग राज्य पर चढ़ाई कर दिया। युद्ध शुरू हुआ जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घर से बेघर हो गए। चारों तरफ बस चीख पुकार ही मची थी, जिसे देख सम्राट अशोक का दिल भी दहल उठा। इस युद्ध को तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन उन्होंने यह तय किया कि अब वे इस तरह का नरसंहार अपने जीवन में कभी दोबारा नहीं करेंगे। इस भीषण युद्ध में हुई हानि का उन्हें बहुत दुख था, लेकिन उनके शिलालेखों में यह कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि उन्होंने इस युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म अपनाया था। हालांकि यह बात जरूर सच है कि कलिंग युद्ध के बाद वे बुद्ध के और अधिक करीब हो गए थे। श्रीलंकन ट्रेडिशन के अनुसार सम्राट अशोक अपने चौथे शासन काल के दौरान ही बुद्धिस्ट बन चुके थे और 84,000 स्तूप भी बनवाया था। जबकि कलिंग युद्ध के बाद तो उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार जोरों शोरों से किया। दोस्तों, एक मिथ और है जो लोगों को बताई जाती है और वो मिथ यह है कि सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ही भारत पर विदेशी आक्रमण होने शुरू हुए थे। हालांकि यह भी पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि सम्राट अशोक की मृत्यु तक किसी भी दुश्मन ने भारत पर आंख उठाकर नहीं देखा। उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात का उन्हें दुख है, लेकिन अगर कोई भी उनके साम्राज्य की ओर देखेगा तो वे उसे नहीं छोड़ेंगे। सम्राट अशोक के पहले द ग्रेट ऐसे ही नहीं लगाया जाता। उनका साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें हर किसी को न्याय मिलता था। कई धर्मों के लोग होने के बावजूद मौर्य साम्राज्य फलता फूलता रहा और सभी लोग सुख शांति से रहते थे। उन्होंने पूरे साम्राज्य में धम्म पॉलिसी लाया, जिससे न सिर्फ साम्राज्य बल्कि साम्राज्य में रहने वाले लोगों को भी फायदा हुआ। उनके धम्म पॉलिसी में नॉन वायलेंस और सत्य का पालन करना, दया भाव रखना, सभी धर्मों का सम्मान करना, मृत्यु दंड न देना, जीव जंतुओं को न मारना, अंधविश्वास और गलत रिचुअल को बढ़ावा न देना, कुओं और विश्राम गृहों का निर्माण करना, पेड़ पौधे लगाना, इंसान और जानवर दोनों के ही हेल्थ का ख्याल रखना जैसी पॉलिसीज शामिल हैं। उनके अंदर दया भाव तो पहले से ही था और बुद्ध की शरण में आने के बाद तो वे अधिक दयावान हो गए। इतिहास में वे एकमात्र ऐसे राजा हुए जिनका साम्राज्य पूरी दुनिया में किसी अन्य राजा से बड़ा था और शांति से चल रहा था। बुद्ध को पूरी तरह से अपनाने के बाद वे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में पहचाने जाने लगे, क्योंकि जब उन्होंने बुद्ध के संदेशों को दुनिया में फैलाना शुरू किया तब कई देशों के राजा उनसे जुड़ने लगे। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में बुद्ध के संदेशों को फैलाने के लिए भेजा। वहां जाने के बाद उनके बच्चे वहीं के हो गए। आज जिन देशों में बुद्धिज्म है उसका क्रेडिट केवल और केवल सम्राट अशोक को ही जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि 332 ईसा पूर्व में उनके और आगे आने वाले उनके उत्तराधिकारियों की मृत्यु के बाद भारत में उसी बुद्धिज्म को समाप्त कर दिया गया जिसने दुनिया को शांति का संदेश दिया। आज जो लोग इस
इस बात पर जोर देते हैं कि बुद्धिज्म की वजह से ही देश गुलाम हुआ, तो वे इस बात पर सिर्फ इसलिए जोर देते हैं क्योंकि वे अपने पूर्वजों की नाकामी और घटिया मानसिकता वाले विचारों को छुपाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें यह नहीं पता कि भारत में कब कब इन्वेजन हुआ और उस समय भारत में कौन सा धर्म था, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई को हजम करना आसान नहीं होता, खासकर उसके लिए जिसका महल खुद ही झूठ की बुनियाद पर बना हो। सच्चाई पर कितनी ही झूठ की परतें क्यों न चढ़ी हो, एक न एक दिन वो हट ही जाती हैं। आज हमारे देश के तिरंगे में धम्म चक्र, जिसे अशोक चक्र भी कहा जाता है, और नेशनल एम्बलम के रूप में अशोक स्तंभ यानी अशोक का द लॉयन कैपिटल अडॉप्ट किया गया है, जो हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी यह कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको द रियल हिस्ट्री की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।